गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक में जो सुदामा पांडे धूमिल कवि हैं उसमें हम उनकी कविताएं देखेंगे। 2 कविताएं आपके सिलेबस में हैं। आपकी बुक अनिवार्य हिंदी में रोटी और संसद और दूसरी है दस्तक। तो सबसे पहले हम रोटी और संसद कविता पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि कविता से आपको व्याख्या लिखने के लिए आती है पेपर में। तो उस हिसाब से जब आप व्याख्या लिखते हो तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद आपको उसकी व्याख्या करनी है और व्याख्या के बाद उसका भावार्थ लिखना है और भावार्थ के बाद आपने विशेष लिखना है। तो प्रसंग में आपको पता है कि आपने क्या लिखना होता है कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ जो हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता से ली गई है, किस कवि ने लिखी हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। फिर व्याख्या में आप उसका शब्दार्थ लिखेंगे। भावार्थ में कि आप उन पंक्तियों से क्या संदेश ग्रहण कर रहे हैं वो आप उसमें लिखते हो। और विशेष में आप लिखते हो कि ये जो पंक्तियाँ थी, कविता थी, इसकी भाषा कैसी थी, इसमें कौन से अलंकार थे या इसमें कौन सी शब्द शक्तियाँ हैं, कौन सा छंद है, तो वो सब आप विशेष में लिखते हो। तो जब भी आप पेपर में ये पद्यांश वाला प्रश्न करेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या वाला प्रश्न करेंगे, तो आपने ये 4 पॉइंट उसमें अटेम्प्ट करने हैं। तो आपकी ये कविता है रोटी और संसद। तो यहाँ पर पहले हम देख लें कि रोटी और संसद 2 प्रतीकात्मक शब्द लिए गए हैं। रोटी जो है यहाँ पर आम आदमी के जो किसान है, मज़दूर है, उनकी मेहनत का प्रतीक है, उनके अधिकारों का प्रतीक है। और संसद हमारा जो हमारा लोकतंत्र है उसका एक स्तंभ है। संसद जहाँ हमारी शासन प्रणाली, हमारे द्वारा चुने गए नेता, राजनेता बैठते हैं जो हमारे आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करती है। तो रोटी और संसद 2 शब्द यहाँ आए हैं और इसी आधार पर कविता लिखी गई। तो पहले हम व्याख्या देख लेते हैं कविता की। कविता क्या है? लघु कविता है ये। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी रोटी खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इतनी सी कविता है, लेकिन अपने अंदर ये बहुत बड़ा संदेश और भावार्थ छुपाए हुए है। धूमिल ने ये कविता कहीं ना कहीं हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो भ्रष्टाचार फैल चुका है उसके प्रति हमें सचेत करते हुए ये कविता लिखी है। तो यहाँ पर 3 वर्गों की बात की गई है। कौन कौन से हैं? एक आदमी है जो रोटी बेलता है। अब रोटी बेलना है, यहाँ घर पर रोटी बेलने की बात नहीं है। रोटी बेलना प्रतीक के रूप में आया है, अर्थात एक आदमी है जो कि रोटी बनाता है, उसे उगाता है, रोटी को क्या करता है? रोटी को उपजाने का माध्यम बनता है। तो कौन है जो मेहनत करता है और जिसके बलबूते पर रोटी मिलती है? किसान है, मजदूर है, ठीक है, वो सारे रोटी कमाने का, बनाने का काम करने वाले हैं। वो है रोटी बेलने वाले, बेलने वाला वर्ग। दूसरा है एक आदमी रोटी खाता है। तो दूसरा वर्ग है जो कि क्या करता है? रोटी को खाता है। खाता है अर्थात वो रोटी कमाता नहीं है, बनाता नहीं है, बल्कि उसे सिर्फ रोटी खाने का काम है। अब ये खाने वाला वर्ग कौन है? ये पूंजीपति वर्ग है। ये क्या करते हैं? दूसरों की कमाई चीज़ों से लाभ उठाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। यानी जो किसान वर्ग है, मज़दूर वर्ग है, वो सारा दिन खेतों में, फैक्ट्रियों में मेहनत करता है। और जो रोटी खाने वाला आदमी है वो कौन है? पूंजीपति वर्ग है, शोषक वर्ग है, जो कि इन मज़दूरों और किसानों का शोषण करके क्या करते हैं? उस रोटी पर अपना अधिकार कर लेते हैं और उसे
खा लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि उनकी जो कमाई है, जो मेहनत है मज़दूरों और किसानों की, उससे लाभ उठाकर अमीर बनते जाते हैं। क्योंकि आपको पता है किसान क्या करता है, अपनी फसल उगाता है और सीधे उसे नहीं बेचता, बल्कि बीच में ये पूंजीपति वर्ग आ जाता है जो उससे सारा सामान खरीदता है और फिर आगे उसको मुनाफे में बेच देता है। सस्ते दामों पर किसानों से चीज़ें खरीदी जाती है, अनाज खरीदा जाता है। इसी के कारण आपको पता है कि किसान आत्महत्या करते हैं जब उन्हें अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। कितनी खबरें हम पढ़ते हैं, तो ये पूंजीपति वर्ग उन सब का फ़ायदा उठाते हैं। मज़दूरों को मज़दूरी कम दी जाती है, काम उनसे ज़्यादा लिया जाता है। तो ये दूसरा आदमी है पूंजीपति वर्ग, जो कि शोषक वर्ग है। अब इन दोनों को छोड़कर ये शोषक और शोषित वर्ग दोनों आ गए। शोषित वर्ग है किसान और मजदूर, और शोषण करने वाले हैं शोषक वर्ग है पूंजीपति। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो अब एक तीसरा आदमी है, वो क्या नहीं करता, ना तो वो रोटी बनाता है, ना अनाज उगाता है, ना मेहनत करता है, ना वो रोटी खाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। कि जब इस प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ये तीसरा आदमी कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न के उत्तर में हमारे देश की संसद मौन है। अब संसद क्या है? जहाँ जनता के चुने प्रतिनिधि है, ठीक है, जो लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जहाँ हमारे लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए आम आदमी के। तो वो संसद, वो चुने हुए नेता इस बात पर कि ये तीसरा आदमी कौन है जो न रोटी उगाता है, न जिसे उगाने में मेहनत करने में कोई रुचि है, न रोटी खाने में रुचि है, बल्कि वो क्या करता है? मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? ये क्या करता है? उस रोटी से वो मात्र रोटी से खेलता है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छूट गई है, दी नहीं गई। तो वो रोटी से क्या करता है? वो रोटी से खेलता है। तो उसे न मुनाफे में कोई लाभ है, उसे बस अपना मनोरंजन करना है। तो वो तीसरा आदमी कौन है? संसद किस लिए चुप है? क्योंकि वो आदमी हमारे राजनेता है। क्यों? क्योंकि जहाँ उन्हें जनता के अधिकारों की रक्षा करनी थी, किसानों और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करनी थी, वहाँ पर वो इन प्रश्नों पर, रोजी रोटी के नाम पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उस नाम पर वो चुप्पी साधे बैठ जाते हैं, उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देते। तो इसलिए कहा कि संसद कैसी है? मौन है, वो उत्तर नहीं दे रही। हमारे राजनेता किसानों की आत्महत्या करने पर, मजदूरों को उचित मजदूरी न मिलने पर, भूखमरी की स्थिति पे जो देश में फैलती है, उस पर चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। जबकि उनका कार्य क्या था कि वो लोकतंत्र में आम जनता के अधिकारों की रक्षा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो धूमिल ने कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद ये कविता लिखी है, और जहाँ आज़ादी के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत में सभी नागरिकों को भरपूर रोजी रोटी के साधन मिलेंगे, सब भरपेट खाना खाएंगे, रोटी कपड़ा और मकान, सारी ज़रूरतें भारतीयों की पूरी होगी। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनती है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ जो हमारी संसद थी, जहां हमारे राजनेता बैठे, जिन्हें जनता ने चुनकर वहां भेजा था, और जो सरकार बनी, उससे जब जनता की उम्मीदें पूरी नहीं हुई, संसद आम व्यक्ति के अधिकारों पर चुप रही, तो उन सारी परिस्थितियों को लेकर जो भ्रष्टाचार हमारी राजनीति में फैला, उसकी तरफ ये कहीं ना कहीं एक व्यंग्यात्मक कविता कवि के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग के चरित्र, उनके चेहरे को दिखाया गया है, आम आदमी की, शोषित वर्ग की स्थिति को दिखाया गया है कि किस प्रकार वो मेहनत करता है और उसे उसके बदले में कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, वो हमेशा शोषित रहता है। और तीसरा वर्ग जो राजनीति का भ्रष्टाचार, राजनीति में फैला हुआ राजनेताओं का भ्रष्टाचार जो है, कवि
यहाँ बता रहा है कि किस प्रकार नेता लोग भी मनोरंजन करने में अपना जो वक्त गुजार देते हैं, जनता के अधिकारों से जुड़ा, उनकी रोजी रोटी से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ वो खेलते हैं और जनता की उन समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो पाता। तो ये संदेश इस कविता के माध्यम से कवि ने देने की कोशिश की है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है। तो आप इसको अच्छे से इसका सार और इसका उद्देश्य याद कर लीजिएगा। विशेष में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम कवि ने कहीं न कहीं मुक्त छंद का प्रयोग किया है और यहाँ पर विचारात्मक शैली रहती है कवि की और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि ये तीसरा आदमी कौन है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार आ जाएगा और व्यंग्यपूर्ण यहाँ भाषा रही है, व्यंग्य से भरी हुई। और हमारी जो राजनीतिज्ञ है वो जनता की रोजी रोटी के प्रश्नों से किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं ये बताने की, और काला बाजारी भूखमरी किस प्रकार बढ़ रही है, पूंजीपति किस प्रकार जनता का शोषण कर रहे हैं, ये जो हम विशेष में देखते हैं।